नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 मॉडर्न इंडिया का पार्ट 3। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया। और ये हमारा कौन सा रहेगा? पार्ट 3 रहेगा। इसमें मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हम करा चुके हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को हमने डिस्कस किया था। और ये हमारा 3rd पार्ट है जो कि हम मॉडर्न इंडिया का डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। एक पार्ट में हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रखेंगे आधुनिक भारत से, और दूसरे पार्ट में भी इसके क्वेश्चन रखेंगे। और साथ ही साथ में इसको एक पार्ट और इसका बनाएंगे, वो रहेगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट रहेगा, जिसमें हम जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये यूपी SSC PET का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाले हैं। ये आपको केवल 5 वीडियो में ही 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 वीडियो देखने के बाद आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 10 मार्क्स यहीं से पक्के हो जाएंगे ओनली ऑन 5 वीडियो में। और ये 5 वीडियो बहुत ज़्यादा समय के नहीं है, 2 घंटे की वीडियो बनेंगे टोटल। तो 2 घंटे में अगर आपके 10 नंबर पक्के हो रहे हैं तो समझिए आप कितना अच्छा कंटेंट जाएगा। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 लाइनर में, इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का आप वीडियो देखिए, इसके बाद में मीडिएवल हिस्ट्री का देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट दे रखा है और कितने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर इसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे और फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। और कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। 1498 में कहाँ पर? कालीकट में आए थे। और उस समय कालीकट का जो उस समय राजा थे वे कौन थे? जमोरिन राजा थे। इन्होंने ही स्वागत किया था इनका। किसने किया था? राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट पर पहुंचा था, जो कि पश्चिमी तट पर पड़ता है। दोबारा वास्को डी गामा देखिए एक बार भारत आया 1498 में, लेकिन वापस से दोबारा कब आया? तो वापस से आया 1502 में। 1502 में भारत वापस आया। कौन? वास्को डी गामा भारत वापस आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की थी कोचीन में। कब की थी? 1503 ईस्वी में ये की थी। 1503 ईस्वी में कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में नियुक्त हुए थे। ये भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। शांत जल की नीति लागू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही लागू की थी। और इसके बाद में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया था। और डच आए थे 1596 में। और निवासी कहाँ पे के थे डच? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। और पहला डच यात्री अगर पूछा जाए तो कौन था? कार्लेनियल हाउटमैन, ये पहले डच यात्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 में अहमदनगर का विलय हो गया था। और भारत में पतन कब हुआ था डचों का? डचों और अंग्रेजों के मध्य जो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, इसी में डचों का विलय हो गया था, पतन हो गया था। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से सूरत में स्थापित की थी। और यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए कहाँ प्रसिद्ध था? बिहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासन में। भारत आने वाला प्रथम जहाज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जहाज कौन सा? रेड ड्रैगन नाम का यह जहाज है, जो कि भारत में सबसे पहले आया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में। और फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी। नाम याद रखना है, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना कब की गई थी? 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, जो कि कहाँ के थे? फ्रांसीसी के थे।
अंग्रेज द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। कलकत्ता कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता पड़ता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। देखिए जितने भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे इनके बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, और जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748, 2 साल तक चला था, और समाप्त हुआ था किसकी संधि से? एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था 1749 से 1754 जो कि 5 साल चला, और ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। इसके बाद में तीसरा चला था 1758 से 1763 ईस्वी, और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अब देखिए आपको याद रखना होगा, पहला जो आपका चला था वो चला था 1746 से 1748, 1746 से 1748, और ये एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था, एक्स-ला-शापेल की संधि से। दूसरा चला था 1749, ठीक 1 साल बाद चालू हुआ था, और 1754 तक चला था, 5 साल तक चला था, और ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा चला था 1758 से 1763, ये भी 5 साल तक चला, और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें 2 साल का डिफरेंस है, और इसमें दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, और जितने मतलब चला है जितने साल तक, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? पहले और दूसरे के बीच में 1 साल के बाद दूसरा युद्ध चालू हो गया था, इसके बाद में 4 साल के बाद तीसरा युद्ध चालू हो गया था, 1 और 4। तो ऐसे याद रखना होगा, पहले में 2 साल तक चला, दूसरा 1 और 4 प्लस 5, तो 5 साल तक दोनों युद्ध चले आने वाले। अगला क्वेश्चन है, हम्मुराबी शासक था, हम्मुराबी शासक था, बेबीलोन का शासक था। बांडी वंश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था बांडी वंश का युद्ध। बांडी वंश के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, किसको? फ्रांसीसियों को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना, 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीन लिया था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं सदी में किया गया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में, वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? ननकाना साहिब, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है ननकाना साहिब, वहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था कल्याण चंद्र, और इनकी माता का नाम था तृप्ता, और इनके जो संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने ही स्थापित किया था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1539 ईस्वी में, करतारपुर पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके उत्तराधिकारी, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, जो कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ये इनके उत्तराधिकारी थे। और अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को, चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। खुद को सच्चा बादशाह कहा था, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने आप को खुद को सच्चा बादशाह कहा था। श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था, लेकिन नींव किसने रखी थी? साई मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद साहिब जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर कौन कहलाए? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की थी और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, और ये अंतिम गुरु थे सिखों के। और इनका निधन हुआ था 1708 ईस्वी में, नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि यहाँ पर इनका निधन हुआ था। और इनका अगला गुरु बताया, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने अगला गुरु बताया है। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में गुरु रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। रंजीत सिंह किसका उत्तराधिकारी था? पुत्र किसका था? खड़क सिंह का। और
जो रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था वो कौन था, इनके ही पुत्र थे पुत्र खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन है, दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम राजा हैं। और अमृतसर की संधि हुई थी महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, कब हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को ये अमृतसर की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी, जिसे हम ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, इसकी घटना कब हुई थी, जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में यह घटना हुई थी। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में सभी को 146 लोगों को बंद कर दिया गया था और जिसमें 123 लोग मारे गए थे। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था, मीर कासिम ने दस्तक प्रथा को समाप्त किया था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि हार गए थे, इनके बीच में हुआ था। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ पर, बंगाल में स्थित है। और मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना, 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल शासक थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर बंगाल का नवाब था बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था, मेजर हेक्टर मुनरी इसमें सेनापति था अंग्रेजों का। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी राइट्स यानी मतलब दीवानी प्रदान कर दी गई थी। इसका मतलब ये होता था जो भी टैक्स कलेक्शन में, जो रिवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का जो राइट्स है, अधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई। भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक कौन है, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापक है। बंगाल में अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की थी। 1765 से 1772 तक रही थी और 1765 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कब किया गया था, 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था द्वैत शासन को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने, पिंडारियों का दमन किया था। और प्रथम मदरसा की स्थापना भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में। कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इनकी कब्र बनाई गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एल्बर्ट विधेयक 1883 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो नीति किसके द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा चलाई गई थी। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, देखिए भारत का पूछा गया है, और जब बंगाल का पूछा जाए तो कौन होंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होंगे, और जब भारत का पूछा जाए तो विलियम बेंटिक होंगे। सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और इस किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। हैदर अली मसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, 1782, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली का पुत्र या फिर कह सकते हैं उत्तराधिकारी कौन था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और मृत्यु कब हो गई थी टीपू सुल्तान की, 4 मई 1799 को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें जो मैसूर का शासक था हैदर अली, यानी अंग्रेज और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ था। और जब तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा ही उसका मैसूर का शासक बना था।
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। शेर मसूर के नाम से टीपू सुल्तान प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में, जो इनकी राजधानी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जमींदारों के साथ मिलकर ये शुरुआत की गई थी। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर की गई थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुख्य रूप से की गई थी। सूर्यास्त कानून संबंध है, स्थायी बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून संबंध है। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड द्वारा की गई थी। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई लॉर्ड बेलेजली ने की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम 1798 में, जो कि इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और प्रथम राज्य कौन सा था सहायक संधि स्वीकार करने वाला? हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन सा हुआ? मैसूर। कब? 1799 में। पहला राज्य 1798 में हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर। कब? 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा 1801 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार लिया था। और अवध का अंतिम नवाब कौन बना? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 में इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कैनिंग के शासन में 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। और कहाँ पर सुनाया था? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई 1858 में। वाटरलू यानी बेल्जियम में युद्ध हुआ था। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। सुगौली की संधि हुई थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी 1835 में। मैकाले की अनुशंसा और लॉर्ड बेंटिंग के समय में की गई थी। अब देखिए इस समय क्या किया गया था, एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी जिसमें टीबी मैकॉले को चेयरमैन बनाया गया था। टीबी मैकॉले को चेयरमैन बनाया गया था। और इन्होंने ही क्या किया था, इसी समय में आईपीसी इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ में ये अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज़्यादा इन्होंने समर्थन दिया था। आप देखिए समर्थन इसलिए दिया था कि ये भारत पर राज्य करते थे। इंग्लैंड क्या थे, हमारे जो ब्रिटिश है वो इंडिया यानी हम लोगों पर राज्य करता था। और यहाँ पर जो इंडिया के लोग थे वो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज थी वो थी हिंदी। अब ये इंग्लिश को समझ नहीं पाते थे, तो इसी वजह से इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या हो सके कि ये लोग आपस में राज्य कर सके और जो अच्छे लोग हैं उनको अपने अंडर जॉब देकर अधिक समय तक राज्य कर सके। तो इसी कारण की वजह से इन्होंने ये सब व्यवस्था की थी, इंग्लिश शिक्षा की व्यवस्था की थी। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है किससे? शिक्षा से। और यह किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था 1854 का वुड डिस्पैच। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया? पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया। भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है।
भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल बजट 1779 ईस्वी में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था कब? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में अवैध घोषित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, ये इसका मुख्य कारण था। चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब हुआ था? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। मंगल पांडे इन फैक्ट्री के जो सिपाही थे, ये घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट यानी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल बादशाह था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। और इस विद्रोह के सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? लॉरेंस एवं सीले ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की सिपाही म्यूटनी की संज्ञा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? डिजरेली ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिजरेली ने दी। सिपाही म्यूटनी की संज्ञा किसने दी, यानी मतलब सैनिक विद्रोह की लॉरेंस एवं सीले ने दी। और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. ने और रीज ने, इन दोनों लोगों ने कहा था। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटम W. टेलर ने कहा था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने ये बात कही थी। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने और तात्या टोपे ने किया था। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का किया था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोंडू पंत इनका मूल नाम था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में समाधि स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुबेर सिंह, जो कि जगदीशपुर में है, इन्होंने किया था, कुबेर सिंह ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब। निवासी कहाँ का था? आगरा का निवासी था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S.N. सेन 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854 से 1856 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है और ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की निवासी थी। 1857 के बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 1859 और 1860 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उल्लेख मिलता है। बगेरा विद्रोह हुआ है 1818 ईस्वी में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कहाँ पर हुआ था? असम में।
कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 और 1832 में। कूका विद्रोह कब हुआ था? 1840 में भगत जवाहरमल और मानसिंह कूका द्वारा पंजाब में ये विद्रोह किया गया था। भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। संताल विद्रोह हुआ था सिद्ध तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 और 56 में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और नेता कौन थे? नेता बिरसा मुंडा थे। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। और रद्द किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। लागू कब किया गया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया है किसे? राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? राम मोहन राय ने कोलकाता में, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी आत्मीय सभा की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और यह किस पर आधारित था? यह एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित था। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में कोलकाता में यह स्थापना की गई थी। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ये बात कही थी। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1875 को। दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए, भारत है भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद दयानंद सरस्वती जी के गुरु हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने डिस्कस किए कुल 193 क्वेश्चन। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 और हिस्ट्री का पार्ट 3 है। मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा है? पार्ट 1 है। और हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है? हिस्ट्री का पार्ट 3 है। यहाँ से आपको 10 नंबर के मार्क्स, देखिए 3-4 वीडियो में आपको 10 नंबर के मार्क्स यूपी SSSC पेट में आपको मात्र 4 से 5 वीडियो में 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सेशन है ये। तीनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप इनको देखिए। और पुराने वाले 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको पहले जाकर चेकआउट करिए, उनको देखिए, उनको सेव कर लीजिए और उन्हें देखते रहिए। इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और 1 लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिनमें मैंने पहले सेट में 380 प्लस क्वेश्चन और दूसरे सेट में 350 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। और हम टोटल हिस्ट्री में
1500 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे, 1500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको 10 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। यहाँ पर अगर आप UPSSC PET की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको 10 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। हिस्ट्री में 5 आएंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 मार्क्स आपको 5 वीडियो से ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, हमारे चैनल की गारंटी है। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।